शुक्ला जी गुड मॉर्निंग। आदित्य शुक्ला। विपिन विपिन जी सब लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत देखा जाए, हम लोग आपको बहुत हद तक चीजें पढ़ा दिए थे। आज आपको पढ़ाना है सरकार के अंग। किसके अंग भैया? सरकार के अंग। सरकार के अंग जो होते हैं वो क्या है भैया? सरकार कैसे कैसे चलती है किसी भी देश की, उसके लिए चार चीजों का जरूरी है। इस लोकतंत्र में चारों चीजों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यार ये तो बैंक वाले फोन कर करके पागल कर देते हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं विधायिका। समझिए इसको ध्यान से, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, इसे कई जगह व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यहाँ होता है आपका ज्यूडिशरी न्यायपालिका, और एक होती है मीडिया यानी पत्रकारिता। विधायिका का काम क्या होता है? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है ना? पवन जी कर रहे हैं हिस्ट्री में, लाइव वालों को भूल जाते हैं। नहीं जी नहीं भूलते। आवाज तो जा ही रहा। देखिए विधायिका यानी लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, ये नियम कानून को बनाती है। ये नियम कानून को क्या करती है? बनाती है। ये इसका काम केवल नियम बना देना है, ये लागू नहीं कराती है। लागू कराने का काम कार्यपालिका को है। आप बताइए नियम कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नियम बनाती है संसद भवन, इसमें बैठते हैं लोग एमपी लोग। और राज्य सरकार के लिए नियम बनाती है विधान मंडल। विधान मंडल ये नियम बनाती है, इसमें एमपी एमएलए बैठते हैं और एमएलसी बैठते हैं। एमएलए और एमएलसी बैठते हैं। तो विधायिका किसे कहा जाता है भैया? विधायिका ध्यान से समझिए, विधायिका वह संस्था है जो नियम कानून को बनाती है। सेंट्रल की विधायिका संसद कंट्रोल करती है, जिसके अंदर सांसद यानी एमपी बैठते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की विधायिका स्टेट गवर्नमेंट का विधान मंडल करता है, जिसमें एक और एमएलए, और जहां एमएलसी है वहां एमएलसी बैठते हैं। ये केवल नियम कानून को बना देते हैं। किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को, किसी भी विधेयक या प्रस्ताव, विधेयक प्रस्ताव बिल कानून एक्ट इत्यादि को क्या कर देते हैं? ये लोग पारित कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे किसान बिल हो गया, जीएसटी हो गया, सीए हो गया, अलग अलग बिल कानून ये सब पास कर देते हैं लोग। किसी को दिक्कत है? विधायिका का काम क्या है? सर सर जी प्रणाम, सबको प्रणाम बाबू, सबको प्रणाम। देखिए ये क्या है भैया? कानून बना देती है, लेकिन ये कानून को लागू नहीं करती है। विधायिका समझ में आ गया? विधायिका में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विधायिका में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम समझते हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका वह व्यवस्था होती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करती है? लागू कराती है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराती है। अब सबकी कार्यपालिका अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका का सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति। कौन होंगे भैया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन होते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के नीचे कौन होते हैं? सचिव लोग होते हैं जो सलाह देते हैं। उसके नीचे क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। अधिकारी कर्मचारी ये लोग होते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में काम यही लोग करते हैं। सारा काम पे साइन राष्ट्रपति करते हैं, फिर उस डिपार्टमेंट का मंत्रिमंडल करता है, फिर उस डिपार्टमेंट का सचिव करता है, फिर उस वहां का अधिकारी करता है। स्टेट गवर्नमेंट में बता सकते हैं कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट में बताइए कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? कितने लोग बता सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में? कितने लोग बता सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में कौन होगा? राज्यपाल। वेरी गुड। बाकी सब चीजें तो सेम रहेंगी। राज्यपाल होता है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में। और इसके बाद राज्य की मंत्रिमंडल होती है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होते हैं? सचिव होते हैं। उसके नीचे यहाँ भी क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। यहाँ पर भी क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। आवाज अप एंड डाउन क्यों हो रहा है जी?
हाँ, अब ठीक है ना? आवाज आवाज तो ठीक होना चाहिए अब तो। अब ठीक हो गया। चलिए, यहां तक में किसी को दिक्कत तो बताएंगे। अब आप बताइए, विधायिका बड़ी या कार्यपालिका बड़ी? कितने लोग बता सकते हैं विधायिका बड़ी या कार्यपालिका बड़ी? दोनों में ज्यादा पावर किसका है? विधायिका बड़ी या कार्यपालिका बड़ी? विधायिका यानी लेजिस्लेटिव बड़ी या एग्जीक्यूटिव बड़ी? विधायिका या कार्यपालिका? कुछ लोगों का कहना है विधायिका, कुछ लोगों का कहना है कार्यपालिका। तो बाबू मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये लोग चाह के भी इनका कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लोग चाह के भी इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की विधायिका चाह दे तो संसद में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटा सकती है, संसद में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटा सकती है। अगर विधायिका चाह दे तो संसद में प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। अगर विधायिका संसद चाहे तो अधिकारी, चाहे वो सीएजी हो, यूपीएससी हो, जज हो, सुप्रीम कोर्ट के महाभियोग लगा के हटा सकती है। यानी विधायिका किसके ऊपर होती है? कार्यपालिका के ऊपर होती है। विधायिका ज्यादा पावरफुल रखती है। विधायिका क्या होती है? ज्यादा पावरफुल रखती है, ज्यादा पावरफुल है। वही राज्य में भी सेम कंडीशन हो जाएगा। तो बताइए, कार्यपालिका और विधायिका में अंतर समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब कार्यपालिका भी दो टाइप के होते हैं। कार्यपालिका कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन भैया? एक होते हैं परमानेंट कार्यपालिका। परमानेंट कार्यपालिका में कौन आता है? अधिकारी और सचिव लोग आते हैं। ये तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक रिटायर नहीं हो जाते, तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते। तो ये जो कार्यपालिका है, इसका ये हिस्सा ये परमानेंट है। राज्य में भी ये परमानेंट है, यानी ये अस्थाई कार्यपालिका है। जबकि अगर आप वही इसको देखेंगे तो ये अस्थाई कार्यपालिका है। राष्ट्रपति कब आएंगे कब जाएंगे, महाभियोग लगेगा। मंत्रिमंडल कब आएगा कब चल जाएगा, हटा देगा, सरकार गिरेगी, कोई ठीक नहीं। वैसे ही राज्यपाल में भी कब राज्यपाल बदल जाते हैं, कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, ये हो जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है कार्यपालिका दो टाइप के। एक कार्यपालिका जिनका इलेक्शन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है। और ये कार्यपालिका जिनका सिलेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया? सिलेक्शन हो रहा है। तो जिनका जिनका सिलेक्शन होके जाते हैं, ये जो लोग सिलेक्शन होके जाते हैं, इन्हें कहा जाता है अस्थाई कार्यपालिका। इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थाई कार्यपालिका। ये अधिकारी बनते हैं। और जिनका इलेक्शन होके आते हैं वो कहलाते हैं अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका, क्योंकि इन लोग का टेन्योर फिक्स नहीं रहता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। कौन सा सवाल पूछते हैं भैया हम आपसे? देखिए ध्यान से, कि क्या कोई एक ही व्यक्ति, सर ये क्या हुआ है? कहाँ क्या हुआ है? कहाँ क्या हो रहा है जी? यहाँ प्रोटेस्ट निकला हुआ है, वही हल्ला हो रहा होगा। आगे चलिए, देखिए ध्यान से। साउंड बहुत लाउड है जी, साउंड धीमा कर दो। चलो धीमा कर दिए। चलिए धीमा हो गया। एक ही व्यक्ति दोनों में नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं, बनारस के वो एमपी है। तो एमपी के हिसाब से वो विधायिका के हिस्सा है। लेकिन जब वो अपने प्रधानमंत्री यानी मंत्री के पद पर बैठते हैं तो वो कार्यपालिका के हिस्सा है। और भी देख सकते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं वो विधायिका के साथ किसके हिस्सा होते हैं? कार्यपालिका के भी हिस्सा होते हैं। विधायिका के साथ साथ किसके हिस्सा होते हैं? कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। विधायिका के साथ साथ वो किसके हिस्सा होते हैं? कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। तो एक ही व्यक्ति दोनों जगह हो सकता है।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। एमएलए में भी देख लीजिएगा आप, एमएलए में देखेंगे योगी आदित्यनाथ एक विधायक भी हैं, साथ ही साथ वह एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, लेकिन ज्यादा पावरफुल इसी को माना जाता है। लेकिन समस्या देखिए, ये अकेले ही पावरफुल होते हैं, ये जब एक में रहेंगे तभी पावरफुल होगा। एक अकेला सांसद कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पूरा संसद भवन मिल जाए तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये ससुरा अकेले काफी है, सब किसी राज्य का सचिव जो बोल देगा वही होता है, मंत्रिमंडल वगैरह ये सब चीजें होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? अगला न्यायपालिका। तो भैया भारत में न्यायपालिका का काम भैया एक ही तो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसका किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। ना विधायिका इस पर दबाव बना सकती है, ना कार्यपालिका इस पर दबाव बना सकती है। ये एक स्वतंत्र निकाय है। इसका काम क्या है? कानून बनाना। इसका काम है कानून को लागू करवाना। इसका काम है जो कानून नहीं मानता है उसे सजा दिलाना, जिसे कानून नहीं मानता है उसे सजा दिलाना। मीडिया का काम है किसी भी मुद्दे को हाईलाइट करना। क्या करना? हाईलाइट करना, ताकि वो प्रशासन के नजर में आ सके और उसे न्याय दिलाया जा सके, न्याय दिलाया जा सके। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या हो गया? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या हो गया? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हो गया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या रहेगी? अलग रहेगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग रहेगी, दोनों को कोई मतलब नहीं है, दोनों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई जगह पे आज भी कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका एक है। जैसे डीएम का ऑफिस, डीएम एक अधिकारी हैं और डीएम का अपना पर्सनल कोर्ट होता है जहां वो जमीन से रिलेटेड मामलों को सुलझा देता है, लेकिन वो केवल छोटे मामलों को ही सुलझाता है। बड़े मामलों के लिए क्या हो जाता है? कोर्ट में आना ही पड़ेगा। आप ये सब समझ गए? सारी की सारी चीजें स्वतंत्र हैं। जितने अधिकारी होते हैं कार्यपालिका के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। रही बात मीडिया की, तो इन मीडिया वालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन मीडिया वालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। टोटल हमारी मीडिया दुनिया में 142वें नंबर पे है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं लगता है। अब हम क्या बता सकते? पूरी दुनिया में 142वें नंबर पे है, पूरी दुनिया में 142वें नंबर पे है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं लगता है। भारतीय मीडिया में उल्टा सीधा खबर दिखाएगा सब। भारतीय मीडिया वालों की खराबी क्या है कि हम खबर सबसे पहले दिखाएंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पहले दिखाएंगे। वहीं अगर बात हम लोग की करेंगे तो अभी देखिए उत्तराखंड की घटना हो चुकी है, हमने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया उत्तराखंड पे, क्योंकि हमें खबर पहले नहीं दिखाना है। हमें खबर से पहले नहीं, हम लोग को ऑथेंटिसिटी बतानी है लोगों की कि ऑथेंटिक चीजें क्या होती हैं। अदरवाइज में ऐसा नहीं है कि जो सब बताया चल गए। मीडिया वालों कभी 2000 के नोट में चिप मिल जाता है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को 2.5 महीना मीडिया वालों ने चिल्लाया, 2.5 से 3 महीना वहां पर। गजब हाल है भैया यहाँ पर। किसानों में हर साल हजारों किसान सुसाइड करते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारे देश की मीडिया चौपट है। आप अगर किसी चीज की ऑथेंटिक जांच करते हैं तो 2-4 सॉफ्टवेयर है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक है आपका अल्ट न्यूज। अल्ट न्यूज किसी भी फोटो जो होता है वो गड़बड़ फोटो को सही करके बताता है कि नहीं भैया ये आधी बात ही बताई जा रही है। तो एक हो गया अल्ट न्यूज। हाँ, एलियन आए थे जो गाय का दूध पीने। कौन कह रहे हैं ऐसा बात एनडीटीवी में नहीं है? अरे यार गोली मारो ये सबको। देखो ध्यान से तुम्हें बताते हैं, आप 2-4 न्यूज को फॉलो कीजिए, ज्यादा अच्छा है। एक आपका बूम आता है, बूम बूम, ये किसी चीज को फैक्ट चेक करके बताता है। एक अल्ट न्यूज आती है जो गलत पिक्चर वगैरह इमेज लगा दिए जाते हैं किसी की छवि बर्बाद करने के लिए। जैसे योगी आदित्यनाथ एक बार नल से पानी पी रहे थे तो किसी ने फोटो एडिट करके नल को हटा के गाय लगा दिया, गौमूत्र का। ये तो छवि खराब करने के लिए थी, समझा गया कि नहीं? तो छवि खराब करने के लिए भी लगा, तो अल्ट न्यूज देखना चाहिए। बाकी देखेंगे आप लोग तो एक ललन टॉप है,
और बीबीसी भी ठीक है। ये सब न्यूज है, बाकी को मत देखिए, काम खत्म, दिमाग खराब कर देगा सब। ये दो न्यूज ठीक ठाक है सब, समझ में गया। बीबीसी के पास पैसा की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये लोग चाटुकारिता नहीं करते, चाटुकारिता नहीं करते। बाकी मीडिया, हाँ, राज्यसभा टीवी, ये भी बढ़िया है राज्यसभा टीवी ठीक है। गार्जियन तो इंग्लिश में आता है न्यूज़पेपर। अल जजीरा भी, समझ में गया। बाकी न्यूज चैनल वाले डीजे बजाते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बना देते हैं, टिंग 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 टिंग। आप उस म्यूजिक में भूजते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। राज्यसभा टीवी भी ठीक है, ये सब राज्यसभा टीवी ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। भारत में जितने काम होते हैं वो सारे काम कार्यपालिका के द्वारा होते हैं, और ये अंततः बोझ आ जाता है इन्हीं अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति तो कुछ करेंगे नहीं, मंत्री को देंगे, मंत्री सचिव को देंगे, सचिव अधिकारियों को देंगे, तो अंततः बोझ आ जाता है अधिकारियों के ऊपर। तो जिस जगह पर अधिकारी ज्यादा हो जाते हैं वो मन बढ़ी करने लगता है, अच्छा कल आना, बाद में आना, जाओ। तो ये अधिकारी जो है सब, ये अधिकारी जो हैं ये क्या करते हैं, बहुत उटपटांग काम करने लगते हैं। ऐसी घटना को लाल फीताशाही या अफसरशाही या फिर आपको क्या कहा जाता है, देखिए अधिकारी, यहाँ पे अधिकारी, इसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेटिक। इसे हम क्या कहते हैं, नौकरशाही। नौकर, नौकर मतलब जो कर्मचारी हैं, उसके ऊपर अधिकारी राजा है, तो शाह मतलब होता है राजा, नौकरशाह, इसी को कहते हैं हम लोग नौकरशाह कहते हैं, इसको अफसरशाही कहते हैं, अफसरशाही कहते हैं। इसी का नाम हो जाता है आपका लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, ये सब इसी के नाम हो जाते हैं। तो जहां पर अधिकारी बहुत लेट लतीफी काम करते हैं वहां ये समस्या है। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, ब्यूरोक्रेसी। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी। सर आप भारत की जनसंख्या बिल का विरोध करेंगे, हम क्या लिए विरोध करेंगे भाई? पगला उगला का मोदी जी उतना किसान का बतिए नहीं सुन रहे, हमरा सुनेंगे हमको क्या जरूरत है जनसंख्या विरोध करने का? हमरा अपने को बाल बच्चा ना है, सो तो हम क्या लिए विरोध करेंगे? विरोध उसको करना है जिसका प्लानिंग है 25 को पैदा करना है, 30 को करना है। ये समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है लाल फीताशाही में तो बोलिए, ब्यूरोक्रेसी में कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप एक, आपका मोबाइल अगर गायब हो गया ना, थाना में जाइएगा तो उल्टे पैसा लगेगा एफआईआर लिखवाने का सोचिए यार, एफआईआर लिखवाने का पैसा लगेगा। खान सर गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो भैया, गुस्सा कंट्रोल करने का एक एक तरीका है, अपने से बड़े औकात वाले आदमी से बात करो, गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, गांव के मुखिया के आगे जन जाके गुस्सा करो ना, चाहे अपने आगे विधायक के आगे, यही विधायक है, मारेगा दू जूता सही हो जाएंगे। तो गुस्सा वहीं आता है जब आपको 100% कंफर्म हो जाए कि सामने वाला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माँ बाप बूढ़े हो गए तो गुस्सा करेंगे, अरे यार पेन नहीं है ये तो मार्कर पे लिखना, ये तो लकड़ी होता है, इसी से लिखता है आदमी, हाथों से लिख सकते हैं, कर पेन है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए भाई, कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गुस्सा आने पे चुप हो जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझ जाते हैं। पॉलिटी का चैप्टर जो हो गया कंप्लीट हो गया, पॉलिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक लड़का कह रहा है सर परिसीमन क्या होता है? भैया हमने आपको बताया था आर्टिकल 82 परिसीमन, हर एक जनगणना के बाद हमें सीटों को पुनः समायोजन करना है। 10 लाख की आबादी पर हमें क्या करना है, एक ठो सांसद को रखना है। लेकिन यह जो व्यवस्था है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। परिसीमन को रोक के रखा गया है कौन से साल तक? आप में से कितने लोग बता सकते हैं परिसीमन को कौन से साल तक रखा गया है? बफरिंग होने लगा जी।
पर सर्वर देखो, परिसीमन को कौन से काल कब तक रोक के रखा गया है? ठीक तो है जी, बफरिंग नहीं कर रहा है। परिसीमन को कौन से काल तक रोक के रखा गया? 2026 तक। कब तक रोक के रखा गया है? 2026 तक। हो गया पॉलिटी। अब हम लोग देखते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। जब कोई घटना होती है तो दो तरह का एफआईआर बनता है। एक, कोई छोटी मोटी घटना होगी तो कोई पब्लिक उसके खिलाफ शिकायत करेगा। छोटी घटना होती है तो पब्लिक उसके खिलाफ शिकायत करती है। तो घटना दो टाइप की, एक बड़ी घटना होगी और एक छोटी घटना होगी। बड़ी घटना होगी, छोटी घटना होगी। तो छोटी घटना में व्यक्ति एफआईआर करता है। क्या करता है? व्यक्ति एफआईआर करता है। और बड़ी घटना हो गई तो पुलिस खुद ही एफआईआर ले लेती है, अपने हिसाब से कर देती है कि भैया हमने ऐसा देखा, जैसे कहीं बम चलाए जाने लगा या हो गया लोकपाल। हाँ, आगे बता देंगे इसमें, सीआरपीसी के बाद लोकपाल बताएंगे। लोकपाल को भी जोड़ा तो है, गया नहीं है। देखिए ध्यान से, बड़ी घटना हो गई, बम ब्लास्ट हो गया, कहीं नाली टूट गया, ओवरब्रिज गिर गया, किसी कंपनी में आग लग गई, ये सब चीजें जो होती हैं, ये क्या होती है भैया? बड़ा चीज होता है। तो एफआईआर पब्लिक भी लिख सकती है, एफआईआर पुलिस भी लिख सकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। जब ये एफआईआर लिखा जाता है तो दो तरह के मामले होते हैं। एक होता है एफआईआर लिखने के बाद तुरंत वो वहां पर पुलिस एफआईआर नहीं लिख देती है। सबसे पहले आप जाते हैं तो पुलिस के पास कहते हैं कि एफआईआर लिखना है, एफआईआर लिखना है। तो वो पहले एक छोटे से डायरी पे लिख लेता है और आके देखता है घटना स्थल को कि रियल में ऐसी घटना हुई है या नहीं। और अगर रियल में ऐसी घटना होती है तो क्या कर दिया जाता है? एफआईआर लिख दिया जाता है। जब एफआईआर लिख दिया जाता है तो इसके बाद, जब एफआईआर लिख दिया जाता है तो इसके बाद पुलिस जो होती है आपको कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए एक चार्जशीट दायर करती है। चार्जशीट क्या दायर करती है? चार्जशीट दायर करती है। ये जो चार्जशीट होता है, चार्ज नकल मतलब फोटोकॉपी, एफआईआर का नकल लाइए मतलब फोटोकॉपी। तो चार्जशीट में आपके मुकदमे आपको बताया गया रहता है आप कौन कौन से अपराध किए हैं। अब पुलिस ये चार्जशीट किसको दे देती है? कोर्ट को। और आप जाके कोर्ट में बताइए कि जो जो चीज उस चार्जशीट में लिखा गया है वो सही नहीं है, हम ऐसा नहीं किए हैं। आप कोर्ट को समझाइए, कोर्ट का मन होगा कोर्ट समझेगा, आगे कोर्ट का मन नहीं होगा तो नहीं समझेगा। एफआईआर जो होता है, एफआईआर में कोई खतरनाक नहीं हो। ले वो कर खान सर के खिलाफ एफआईआर करेंगे, ज्योग्राफी बैच क्यों नहीं ले रहे? ले, हम सबूत दे देंगे कोर्ट में कि अमेजोन सर्वर हमारा अभी होस्ट ले नहीं जैसे ले लेगा हम दे देंगे। हम कोर्ट में सबूत दे देंगे, ठीक है? हमरे पे एफआईआर कर रहा है, हम टॉपिक ना पढ़ाएंगे तो हम कोर्ट में सबूत प्रस्तुत कर देंगे भाई कि 307 लगाएगा। हम कोर्ट में सबूत प्रस्तुत करेंगे भाई हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा सर्वर उड़ गया है। देखो भाई, ये हो गया एफआईआर। एफआईआर के बाद क्या लगती है? चार्जशीट। चार्जशीट में क्या दिया जाता है? धारा दिया जाता है कि कौन कौन सा आपने अपराध किया है, कौन कौन सा अपराध किया है। किसी को कोई दिक्कत है? कौन कौन सा अपराध किया है? जैसे हत्या कर दिए रहेंगे तो 302 लगेगा, मारे ससुरा बच गया 307 लगेगा, किडनैपिंग कर दिए 365 लगेगा। ये सब चीजें लगेंगी। अब आप जाइए कोर्ट में साबित कीजिए कि कोर्ट से कहिए कि हम ये किए हैं या नहीं किए हैं। अब कोर्ट आपको दो चीजें दे सकती है, या तो आपको देगी जमानत या तो आपको देगी रिमांड। कोर्ट देगी जमानत या तो देगी रिमांड पर। क्या रख देगी? रिमांड पर। जमानत का मतलब होता है कि भैया ये बहुत खतरनाक क्राइम नहीं किया है, छोड़िए इसको, इसका भी रोजी रोटी चले, बाद में कोर्ट में आके हिसाब किताब करते रहेगा। जैसे किसी ने किसी के घर में घुस के भैंस चुरा लिया, चोरी कर लिया, लेकिन चोरी कर लिया तो भैया ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी पर आरोप लगाया, उसने क्या कर दिया है? रोहित यादव क्या कर?
हम कौन किस पे? हमरे पे एफ आई? अरे लड़का मजाक, रोहित बेचारा गुस्सा हो गया कि सर आप ही पे एफआईआर कर रहा है, जिस पे खा रहा है उस पे छेद। बच्चे मजाक कर रहे हैं बाबू, बच्चे भी समझते हैं कि सर को पढ़ाने में क्या जाता है, लेकिन आपको बात जायज है, आप जितना बोल सकते हैं आप हर जगह सही है, क्योंकि भैया नियमतः जब गलती जिसकी होती है उसको सुनना पड़ता है। हाँ, हमको ही पता है कि आप लोग मजाक कर रहे हैं, हम भी मजाके में कह देते हैं, लेकिन है क्या है कि भाई हमारे ओर से गलती हुई है। सर्वर हमारा, उस मेन दिक्कत क्या है ना कि उस सर्वर पे जितना डाटा है वो वापस ले आने में दिक्कत होता है। पहले समझिए, धारा पूरा पढ़ा देंगे यार, पूरा धारा पढ़ा के जो जो जरूरी होता है सब पढ़ा देंगे, जो एग्जाम के लिए है वो भी। जमानत मतलब होता है अगर आप खतरनाक काम नहीं किए हैं, असंज्ञेय अपराध है, तो आपको वहां पर कोर्ट कह देती है घर जाइए, घर जाइए। लेकिन आप दूगो गारंटर का नाम बताइए कि अगर आप घर, हम आपको बुलाएं और आप भाग गए नेपाल, नीरव मोदी की तरह कहीं और भाग गए, तो हम वो आदमिया को पकड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, कोई भी कोर्ट की, हमको कम से कम दूगो गारंटर, दूगो जमानतदार चाहिए, तब हम आपका बेल लेंगे। अब हम आपको बेल यानी जमानत देंगे तो आप कहाँ चल जाएंगे? घर चल जाएंगे। और घर से केस लड़ते रहिएगा, 10 साल बाद 15 साल बाद जो डिसीजन आएगा वो देखा जाएगा। एक होता है रिमांड। रिमांड दो तरह का होता है, एक होता है न्यायिक हिरासत, एक होता है पुलिस रिमांड। रिमांड कितने टाइप का? 2 टाइप का। जैसे देखिए, ध्यान से मेरी ओर देखिए ध्यान से, कोई आया धड़ाधड़ मेरे कोचिंग में इसे बम मार दिया, धाए धाए बम मारा, धड़ाधड़, अब भाग गया। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, वो सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, और हमने एफआईआर किया पुलिस को कि हमारे यहाँ बम मार दिया है। पुलिस ने तुरंत चार्जशीट लगाया कि भैया बम मारा है, किसी की भी जान जा सकती थी, हत्या की कोशिश हो सकती थी, लुटेरा हो सकता था, ये चार्जशीट लगा के कोर्ट में फाइल कर दी। कोर्ट कही दरोगा को, पुलिस को, जल्दी पकड़ के लाओ। पुलिस ने पकड़ भी लिया उसको और कोर्ट में ले आके 24 घंटा के अंदर दिखा दिया, जज साहब देखिए यही है चोट्टा खान सर क्या बम मारा था, ये पकड़िए इसको। तो पुलिस, क्या कोर्ट बताइए उस व्यक्ति को जमानत देगी? आप बताइए, जो बम मारा है उससे जुड़ा खतरनाक काम है, क्या पुलिस उसको जमानत देगी? क्या पुलिस हमको जमानत देगी? नहीं देगी। पुलिस उसको जमानत, कोर्ट उसे जमानत नहीं देगी, तो क्या करेगी? कोर्टवा में बैठे ले रहेगी, जो यही जब बैठल रहो। कहां भेजेगी? खाना पीना कहां खाएगा वो? कहां भेजेगी? जेल भेजेगी। कहां भेजेगी? जेल। अब जेल में पुलिस कहेगी, जेल में कह जाएगा उसे न्यायिक हिरासत, जुडिशियल रिमांड में भेज देगी। किस में भेज देगी? जुडिशियल रिमांड में। जुडिशियल रिमांड में जाइएगा तो आपका वर्दी नंबर नहीं दिया जाता है, कैदी नंबर नहीं दिया जाता है, कोर्ट में ही एक अलग साइड में बना रहता है, उसमें बैठे रहते हैं। मतलब अभी ये टेम्पोररी गुनाहगार है, अभी इसका नंबर अलॉट नहीं हुआ है, तो किस हिरासत में रहेंगे? जुडिशियल रिमांड पर रहेंगे। किस में रहेंगे? जुडिशियल रिमांड पर रहेंगे। लेकिन पुलिस को डाउट हो गया, पुलिस को डाउट हो गया कि ये आदमी जिसे जज साहब ने जेल में भेजा है जुडिशियल रिमांड पर, उस व्यक्ति को हमको दीजिए ताकि उससे पूछताछ करें और उसको यहाँ ले आए कोचिंग में, उससे पूछे कि बम कहाँ से लाया था, बारूद कहाँ से लाया था, प्लानिंग कहाँ से किया, तुमको खबर किसने दिया, किस लिए झगड़ा हुआ, ये सारी जानकारी चाहिए कि नहीं। तो पुलिस जाती है कोर्ट के पास और अर्जी लगाती है, जज साहब उस जेलरवा को एगो लिखित आदेश दे दीजिए कि फलाना कैदी को हमको दे दे, हम उसको ले जाएंगे पुलिस रिमांड पर। तो पुलिस जज साहब लिख के दे देते हैं, हाँ फलाना कैदी था, इस सचुरा बम मारा था, एकरा को दे दीजिए पुलिस को। तो जेल से उठ के कहाँ चल जाता है? पुलिस को। जेल वाली पुलिस अलग होती है, उसको ई पुलिस से कोई मतलब नहीं रहता है, तो उठ के किसको दे देता है? पुलिस को। पुलिस लाती है पुलिस स्टेशन में, पुलिस लाती है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में आने के बाद अब आ गई पुलिस, पुलिस उसको लेके कहाँ आ गई? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जब ले आया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या क्या किया था। तो पुलिस स्टेशन में होता है ये, ऐसे लटका देगा सब, एगो इधर से धोएगा,
एक ठो उधर से धोएगा, इधर से और धाए धाए धोएगा सर, बताएगा अरे बाप रे बाप हम मार दिए बम, ऐसे ऐसे था, सारा बात बताएगा। उसके बाद पुलिस मांगती है 14 दिन 15 दिन का रिमांड मांगेगी, तो कोर्ट कहेगा 14 दिन ना देंगे तोरा भाग, 14 दिन में तो पीट के रद्द कर देगा। तो कोर्ट के जज को भी पता है कि ले जाएगा तो पीटेगा पक्का, ले जाएगा तो पीटेगा पक्का, इसलिए वो 2-3 दिन का रिमांड देती है। पुलिस रिमांड ज्यादा दिन का देती नहीं। तो मान के चलिए पुलिस रिमांड मिला है 5 दिन का, तो पुलिस क्या करेगी, पहले दिन पकड़ के हुमच के मारेगी, ताकि 4 दिन में जो दाग होगा है तो मिट जाए। ना तो कोर्ट में जाके दिखाएगा जज साहब देखिए मारा है तो पूरा बड़ी मार मारा, हमको पुलिस रिमांड मत दीजिएगा। जब तक आप जुडिशियल रिमांड पर हैं आपको कोई छू भी नहीं सकता है। यहां रहेंगे जेल में, यहां रहेंगे पुलिस स्टेशन में। रिमांड समझ में आ गया, और जमानत मिल गया तो घर चलाइए। मेडिकल डिपार्टमेंट में बनाइए। एगो कह रहा है विपिन यादव की खान सर का हम डिजिटल बोर्ड में चुरा लेंगे। भैया उठेगा तो राशि 2 कुंटल का होता है। एक कह रहा है कि सर पूरा मोहल्ला हमारे यहाँ मिलकर चोर को पकड़ा था, पुलिस चोर को छोड़ा दिया। भाई साहब पुलिस, बात समझो, एक बात समझिए, आपके यहाँ अगर कोई चोरी करता है, आपके यहाँ कोई चोरी करता है तो आपको इमोशन ज्यादा हर्ट होता है, आपका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, इसलिए आप चाहते हैं कि उस चोर को मार दें, पीट दें। पड़ोसी का भी गुस्सा होता है इस बात के लिए कि साला इसके घर चोरी किया तो कल मेरे घर चोरी करेगा। लेकिन पुलिस के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, उसके लिए वो एक ड्यूटी है। जैसे मान के चलिए आप ही हैं, उड़ीसा में किसी के घर में चोरी हो गया, आप उड़ीसा में भुवनेश्वर में थाना में बैठे हैं, आप सीरियस थोड़े लेते हैं। इसलिए पुलिस डेली मार पीट चोरी देखते देखते उब जाती है। एगो डायरी लेकर पहुंचते, हाँ बताओ जी किधर से चोर घुसा था, हे पुकी घुसा, हो पुकी निकल गया, काम खत्म हो गया। मेडिकल डिपार्टमेंट में करप्शन है, वीडियो बनाए, ये तो डॉक्टर लोग का काम है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। एफआईआर समझ में आ गया। एफआईआर के बाद चार्जशीट जाती है कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगी। छोटा मोटा अपराध है तो आपको क्या दे देगी, जमानत दे देगी। हम लोग को कोर्ट ने जमानत दे दिया था। कभी कभी हम लोग भी कोर्ट कचहरी गए थे, पुलिस लेके गई थी, तो हम लोग को भी जमानत मिल गया, एंटीसिपेटरी जमानत मिल गया। खान सर कोई चुरा लो, हमको कहाँ ले जाएगा भैया चुरा के, समझ में गया हमको। अरे यार हमको भी एक बार हो गया स्टूडेंट्स के लिए। जैसे देखिए अभी किसान आंदोलन कर रहा है, किसानों पे एफआईआर हुआ है। हम लोग भी ऐसे कभी कभी करते रहते थे कुछ, हम लोग के ऊपर भी एफआईआर हो गया। हम लोग के ऊपर भी ले गए थे जज साहब के पास, तो जज साहब कहें कि इसको जुडिशियल रिमांड पे काहे भेजिएगा, खान सर को जेल में क्या करेंगे खान सर, पुलिस करी थी हमको दे दिए रिमांड पे। जज साहब का पगला है क्या, खान सर को पीटेगा, हट। खान सर को कहाँ दे दिया जाए, जमानत पे, जमानत दे दिया, आके पढ़ाने लगे। जमानत रहता है पुलिस को दिखाते चलता तो नहीं ले जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत। आप ये सब चीजें समझ में आ गया आप लोग को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एफआईआर नहीं लिखते, एफआईआर की जगह पर हम लोग एक छोटा सा सनहा लिखवा देते। आज इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। अब धारा के बारे में कल बता देंगे, धारा वगैरह है इसको कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एफआईआर वगैरह ये सब चीज, धारा वगैरह कल बता देंगे, कल, क्योंकि लंबा हो जाएगा।